बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारा वीलॉग है ये इट्स रिलेटेड टू एल्बो, यानी ये जो कोहनी का जॉइंट है उसके बारे में है। ये पेशेंट मेरे पास 1 साल पहले आए थे। इनका सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर था जो कि गलत जुड़ गया हुआ था। इन्होंने पहलवानों से ट्रीटमेंट इसकी करवाई, तो ये मेरे इलाके से भी हैं। तो 1 साल पहले ये इनके फादर मेरे पास लेकर आए कि जी इसकी एल्बो स्टिफ हो गई हुई है। तो वो जब हमने मूवमेंट वगैरह करने की कोशिश की और देखा तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। उस वक्त भी काफ़ी स्टिफ हुआ था, लेकिन उस वक्त स्वेलिंग्स काफ़ी ज़्यादा थी। इन्होंने कोई ट्रीटमेंट इस तरह की करवाई हुई थी पहलवानों से, जिसमें उन्होंने कोई इनको खींचा तानी की होती है। खैर बहरहाल ये बोन सेटर से एक चीज़ मेल ट्रीट हो गई। मेल यूनाइटेड सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर के साथ ये हमारे पास आए, स्टिफनेस के साथ ये हमारे पास आए, और मेन इनका कंसर्न एल्बो पे मूवमेंट का ना होना है। उस वक्त जो हमने एक्सरेज करवाया उसमें हम जो डायग्नोसिस हुई वो यही थी कि जी एल्बो स्टिफनेस है विच इज़ ड्यू टू द मेल यूनियन ऑफ फ्रैक्चर। और ट्रीटमेंट इनको यही एडवाइस की कि जी आप सर्जरी करवाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि इसको हम कुछ बेहतर कर लें, लेकिन चूँकि बोन सेटर से वो जिसे कहते हैं कि ह्यूमनली पॉसिबल जितनी चीज़ें होती हैं उसका बताया जाता है। तो जिस तरह मेरी आदत है कि भी मैं जो समझ लें कि एक पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं वो पेशेंट से ज़रूर डिस्कस करता हूँ, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर डिस्कस करता हूँ। कई दफ़ा होता है कि भाई मेरे दोस्त भी कहते हैं कि जी यार कॉम्प्लिकेशंस आप बता देते हो, तो जिसकी वजह से पेशेंट आपसे अवॉइड करता है। लेकिन मेरा ये ट्रेनिंग और मेरा जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है उसमें मैंने देखा है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जब आप किसी की बॉडी के साथ आप इस तरह की ट्रीटमेंट करने लगते हैं, कोई बंदा आपको अल्लाह के बाद आप पे कॉन्फिडेंस करते हुए आपको चीज़ें बताता है, तो जो आपके नॉलेज में है वो एथिकल कंसिड्रेशन में भी आती हैं, वो आपने पेशेंट के साथ शेयर ज़रूर करनी है कि जी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस। अब पेशेंट एक्सपेक्ट तो कर रहा होता है कि जी 100% करेक्शन चाहिए, लेकिन उसको ह्यूमनली और काउंसलिंग के साथ ये बताने की ज़रूरत होती है कि जनाब ये इतना पॉसिबल है, इससे ज़्यादा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और कॉम्प्लिकेशंस भी जो फ्यूचर में हो सकती हैं वो बताने की ज़रूरत होती है। नहीं होती दैट्स ग्रेट कि विद एक्सपीरियंस आप इन चीज़ों पे वो कर लेते हैं। लेकिन बात वही है कि इफ़ माइंड डजंट नो द आइज़ डजंट सी वाला हिसाब होता है कि अगर आपके अपने जहन में ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि यार ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो आप खुदा न खास्ता वो कॉम्प्लिकेशन करने के मुर्तकिब हो सकते हैं। इस केस में भी यही हुआ कि मैंने उनको सारा एक्सप्लेन किया, जो काज थी, जो रूट काज थी, जो हो चुका था और जो हम करने जा रहे थे, और उसमें कॉम्प्लिकेशंस। खैर ये चले गए, इन्होंने नहीं वो किया, ऑप्ट नहीं किया हमारा ऑप्शन। 1 साल इन्होंने कहीं से ट्रीटमेंट फिर करवाई, किसी और डॉक्टर से भी दिखाते रहे होंगे, बट आई डिडंट डिग इट आउट। तो ये फिर पिछले कोई 2 हफ्ते पहले मेरे पास दोबारा आए हैं कुछ किसी रेफरेंस के साथ कि जी ये दोबारा देखें कि जी ये तो इसकी एल्बो बेचारे की स्टिफ हो गई हुई है, यंग बच्चा है कि 14-15 साल का, तो अब इसका क्या किया जा सकता है। तो इसके जो रीसेंट एक्सरेज थे उसमें हमने देखा तो वो ऑलमोस्ट बोनी एनकाइलोसिस जैसे कह देते हैं हो जाती है, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद थी कि जिसमें जॉइंट लाइन मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन एल्बो बिल्कुल स्टिफ थी। वो अगर प्री ऑपरेटिव एक्सरे इनके वीडियोज़ हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो वी डिस्कस्ड ऑल दिस मैटर इन आवर डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम कहते हैं कि ट्रामा या प्री ऑप कॉन्फ्रेंस हमारी प्लानिंग की होती है। उसमें ये सारा चीज़ डिस्कस हुई। तो मोस्ट ऑफ माय कंसल्टेंट्स जो कोलीग्स हैं और जो मेरे जूनियर्स हैं उनका यही प्लान था कि जी ये स्टिफ हो गया हुआ है, पेन फ्री है, तो अब रहने दें, पेन उसको नहीं है तो हम क्यों इसको छेड़ के कोई ख़राबी करना चाहते हैं। और लेकिन मेरे कहीं बैक ऑफ माइंड में था कि यार यंग बच्चा है तो इसको हम कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो दें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको फिर प्लान किया। एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं कि इंटरपोजिशन आर्थोप्लास्टी। बच्चों में बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं, उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, रीहैब पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है, अल्लाह की तरफ से नेचर बहुत हेल्प आउट कर रही होती है। तो कल हमने इसको इंटरपोजिशन आर्थोप्लास्टी के लिए जब प्लान किया तो वो जब पर ऑपरेटिव हमने देखा तो वो काफ़ी बोनी एनकाइलोसिस, बोनी यूनियन हो चुकी हुई थी पोस्टीरियरली। हमने पोस्टीरियर अप्रोच से जाना था क्योंकि फोसा भी हमने रिक्रिएट करना था। फोसा भी उसमें नहीं था एक्सरेज में, जो ओलिक्रेनान फोसा है कि भाई ओलिक्रेनान की टिप जाके बैठेगी कहाँ पे।
तो वो भी हमने रिक्रिएट करना था। उसके लिए हमने बर्स मंगवाए, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन हमने क्रिएट की, हमने अरेंज की, और उसके अलावा ऑस्टियोटोम्स हमने अरेंज किए, हमने ब्लेड ऑस्टियोटोम अरेंज किए, यानी प्रॉपर हम गैजेट्स के साथ गए। तो पर ऑपरेटिव हमने वो सारी ऑस्टियोटमी करते करते करते, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेशेंस, कि आपको बड़ा पेशेंट होना पड़ता है चीज़ों को वो करने के लिए। ये जल्दबाजी वाला काम, जो रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स होता है, ये जल्दबाजी वाला काम होता नहीं है। तो वो बड़ा हम उसको आहिस्ता आहिस्ता जाते गए। पहले हम जॉइंट लाइन तक पहुँचे, जॉइंट लाइन आइडेंटिफाई की, उसमें कार्टिलेज को आइडेंटिफाई किया, फिर ओलिक्रिनान की प्रॉपर ऑस्टियोटमी करके उसको शेप किया। फिर हम आ गए ह्यूमरस की तरफ। तो ह्यूमरस के सारे हमने एक्ससीजन्स की, उसकी जितनी बोनी वो थी पार्ट्स थे उनको एक्सरसाइज किया, जो बोनी ब्लॉक्स बने हुए थे उनको एक्सरसाइज किया। फिर ओलिक्रिनान को बर्स के ज़रिए हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया। तो पर ऑपरेटिव हम वो मैं वीडियो उसकी भी शेयर करूंगा कि पर ऑपरेटिव वी वर एबल टू अचीव द मूवमेंट फ्रॉम 10 डिग्री टू 120 डिग्री। सो दैट वाज अमेजिंग फॉर मी एज़ वेल। लेकिन ये था कि भाई उसमें ओलिक्रिनान के ऊपर जो ख़ास तौर पे उसका प्रॉक्सिमल थर्ड का एरिया था, और इधर से ह्यूमरस के ऊपर हमारे पास कार्टिलेज नहीं थी, और बोनी एनकाइलोसिस फिर दोबारा होने के चांसेस थे। और अगर उसके पहले हम मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो पेनफुल बहुत ज़्यादा होना था। तो देन वी थॉट ऑफ आवर प्लान एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि हम इसको इंटरपोजिशन आर्थोप्लास्टी के लिए जाते हैं। तो फिर हमने उसका टेंसर फेशिया लेटा लिया, उसको हमने वहाँ पे एंकर सूचर्स के ज़रिए कुछ 2-3 जो कि जितने वो अफोर्डिंग थे उस हिसाब से हमने उसके एंकर सूचर्स लगाए। एंकर सूचर्स को वहाँ पे एंकर करने के बाद एंकर सूचर के ज़रिए हमने और कुछ टनल्स, बोनी टनल्स बना के, तो वो जो डबल उसका सेगमेंट था टेंसर फेशिया लेटा का, वो हमने वहाँ पे इंसर्ट किया, उसके दरमियान में रखा, एंड देन वी वर एबल टू गेट द मूवमेंट प्रॉपरली। आई विल डिस्कस द पोस्ट ऑप एक्सरे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड विद द ऑल द प्रोसीजर, एंड लेट्स होप कि ही विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट। और बहरहाल वो हमने उनके साथ वीडियो भी शेयर की है कि भाई पेरेंट्स को भी दिखाई है कि भाई ये इतनी मूवमेंट हमने अचीव की है। अब बाकी रिहैब प्रोटोकॉल पे आपने अगर थोड़ा सा वो की कोशिश तो बेहतर हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर वही बात होती है कि भाई सारा काम ऑर्थोपेडिक सर्जन का या सर्जन का नहीं होता, उसमें पेशेंट का जितना हिस्सा डलना चाहिए वो बहुत ज़रूरी होता है, और 50% पेशेंट का होता है जिसमें। अब इसमें 2 लेसन्स हैं। एक तो बोन सेटर से ट्रीटमेंट करवाना, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर आजकल के दौर में मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से, कल भी मैंने एक प्रोसीजर एक पेशेंट का किया है, मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से विद इमेज इंटेंसिफायर हम विदाउट ओपनिंग, कोई सर्जरी इंसिजन नहीं होता, सिर्फ क्लोजली हम रिड्यूस करते हैं अंडर एनेस्थीसिया, अंडर इमेज गाइडेंस। 2 वायर्स हम डाल देते हैं, कई दफ़ा क्रॉस के वायर्स डालते हैं, कई दफ़ा लैटरल से ही हम डाल देते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। और उसके बाद 3 हफ्ते के लिए वो वायर्स रहती हैं, 3 हफ्ते के बाद वो वायर्स निकाल देते हैं, 100% करेक्शन होती है, 100% रिडक्शन होती है। अब बोन सेटर से ट्रीटमेंट करवाना, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेट कर लेना, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ये रखनी कि 100% करेक्शन होगी, ये नहीं पॉसिबल होता ह्यूमनली। और उसके बाद ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव में रीहैब पेरेंट्स का जो रोल है या पेशेंट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सारा बर्डन शुड नॉट बी ऑन द शोल्डर ऑफ द सर्जन। इसमें जो लर्निंग लेसन्स हैं वो यही हैं कि प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन से डिस्कस करनी चाहिए, चीज़ें दिखा देना चाहिए। अगर ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देगा, अगर वो ट्रेंड नहीं है एक चीज़ में तो आई थिंक एथिकली ही शुड रेफर द पेशेंट टू समवन एल्स हु इज़ ट्रेंड इन दैट। और दूसरा ये है कि पेरेंट्स को थोड़ी सी तवज्जो करनी चाहिए कि भाई अगर वो डॉक्टर ने रीहैब प्रोटोकॉल बताया है कि जी इसकी फ़िज़िकल थेरापी इस तरह करनी है तो वो उसको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह इस केस में मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आफ्टर 6 मंथ्स आई विल गिव द फॉलो अप टॉक ऑन दैट कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्या अचीव किया। बट इट टुक अस ऑलमोस्ट 3 to 4 hours फॉर सर्जरी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह the things are in better shape and will be able to cope with it all by the grace of Almighty. अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। रेडियल हेड के साथ उसकी आर्टिकुलेशन भी बेहतर हो गई हुई है, वो सारी चीज़ें ये एक मेरे लिए होप थी, रे ऑफ होप जिसको कहते हैं। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद है,
सो लेट्स सी कि हम इसमें कुछ बेहतरी का एलिमेंट ला सकते हैं, और आई वाज होपिंग फॉर दैट, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट की मुझे काफ़ी रेजिस्टेंस मिल रही थी। सो अब ये जो हमारे पास हैं इसके ये एक्सरेज हैं पोस्ट ऑपरेटिवली जो हमने कल किया है, ये अब एंकर सूचर्स के साथ पोस्टीरियर अप्रोच के साथ हम गए हैं। पोस्टीरियरली हमने सारा कुछ एक्सरसाइज कर दिया, ये बॉडी पीसेस सारे एक्सरसाइज कर दिए हैं। ये नॉच के अंदर जो नॉच हमने रिक्रिएट किया है, ये वहाँ पे हमने ये एक एंकर सूचर लगाया है, और इसके साथ जो हमारा टेंसर फेशियल लैटा का सेगमेंट है वो इस जगह पे मौजूद है, और वो यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे हमें कार्टिलेज काफ़ी बेहतर लग रही थी, बोथ इन ह्यूमरस एंड अल्ना के ट्रॉक्लिया के अंदर। तो ये सारा एरिया जो है ये अब कार्टिलेज है, और यहाँ से यहाँ तक ये सारा टेंसर फेशियल लैटा को हमने इंटरपोज किया है, दैट इज़ इंटरपोजिशनल आर्थोप्लास्टी जो हम बात कर रहे थे। और अगर एपी में भी देखें तो अलाइनमेंट इज़ फार बेटर, इट्स गुड। और ये एरिया है कि जिसके अंदर हमारे सारा वो इंटरपोजिशनल टेंसर फेशिया है। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू हैव बेटर चांसेस। अब इसके रीहैब में हमारा यही प्लान है कि हम इसको वो करेंगे 2 वीक्स में, इसके जब स्टिचेस रिमूव करेंगे, स्टेपल्स रिमूव होंगे, तो साथ ही हम इसकी मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। और कोई इसको हम स्लैब उसके बाद हमने 2 वीक्स के बाद कोई स्लैब नहीं देनी, मे बी हम 10 डेज़ पे इसकी स्लैब उतरवा दें, और सिर्फ इसके स्टिचेस आउट करने के बाद इसको मूवमेंट स्टार्ट करें, एंड होप कि ये ही विल हैव द बेटर चॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.